नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एडिटोरिया का डे 9 का हम लोग प्रखर बैच का एमसीक्यू बैच का क्वेश्चन देखेंगे 100 प्रश्न डे 9 में। और ये आज का मॉडर्न हिस्ट्री का ये आखिरी वीडियो होगा। इसमें हम लोग प्रमुख गवर्नर जनरल और वाइसराय देखेंगे और पत्रिकाएं और पुस्तकें देखेंगे और कुछ मिसलेनियस होगा उसको भी देख लेंगे। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन की पहचान करिए। तो इसमें से दोस्तों केवल डी ही सही हो जाएगा। कह रहा है डी में कि द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है कि द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया था। पहला पॉइंट देख लीजिए क्यों गलत है, ये तो तीसरा सही है। पहला गलत कह रहा है कि द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1764 में इसने किया। तो ये पॉइंट गलत है कि द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने तो किया था, लेकिन 1764 में नहीं बल्कि 1765 में किया था। फिर दूसरा कह रहा है कि द्वैत शासन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन को स्थापित करना था। बिल्कुल नहीं, बल्कि अपना फायदा कमाने के लिए किया था ब्रिटिश ने। दूसरा क्वेश्चन कि गलत कथन का विचार करने कह रहा है। तो चलिए विचार करते हैं। इसमें से केवल एक गलत कथन है और दूसरा सही है। पहला कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि पहले गवर्नर जनरल दोस्तों जो थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और दूसरा कह रहा है कि यानी पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया कि विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। देखिए ये जो नाम है वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए। लॉर्ड क्लाइव के संदर्भ में आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो बताइए कि कौन सा कथन गलत है। इसमें से देखा जाए कि लॉर्ड क्लाइव 1765 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं। तो ये पॉइंट तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल पहला ही बने थे वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स से पहले लॉर्ड क्लाइव बने थे। तो उन्होंने यानी कि पहला क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही तो ऑप्शन ढूंढने का रहा था गलत। फिर भी देख लेते हैं कि कह रहा है कि उन्होंने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है। अब इसमें से सही युग्म की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सही युग्म क्या है। पहला कह रहा है कि नेपोलियन के खतरे के समय भारत में साम्राज्य को मजबूत किया लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली ने नेपोलियन के खतरे के समय भारत में साम्राज्य को मजबूती दिया। और सिंध विजय का कार्य एलन ब्रो ने किया। सिंध विजय का कार्य किसने किया? एलन ब्रो ने किया। और एक्चुअली एलन बेरो उस वक्त के गवर्नर गवर्नर थे गवर्नर जनरल थे भारत के। लेकिन उस वक्त जो सेना का किया था सेनापति, तो वो थे नेपियर। कौन थे? नेपियर। और आंग्ल नेपाल युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। और ये कब हुआ था? तो 1814 से 16 के बीच में हुआ था। और 1816 में एक याद रखिए कि सुगौली की संधि हुआ था। कौन सी संधि? सुगौली की संधि हुआ था। ठीक है। हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और देख लीजिए कि कौन कौन कथन सही है। इसमें से देखा जाए तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, तो सही है। कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। और ठगी प्रथा का अंत कैप्टन स्लीमैन ने किया। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो कैप्टन स्लीमैन ने। अब निम्नलिखित घटनाओं को देखिए और कालानुक्रमिक सजाइए। तो देखिए क्या है कि क्लाइव का भारत में पुनः आगमन कब हुआ था? तो क्लाइव भारत में 2 बार आए थे। एक बार तो आए 1757 से 60 में आए, और दूसरा बार आए 1765 से 67 में आए। कब आए? 1765 से 67 में आए। ठीक है। और फिर देखिए ये हो गया। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद का संधि 12 अगस्त 1765 को। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त
1765 को इलाहाबाद का संधि हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का लड़ाई तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का लड़ाई हुआ था। और वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर कब बना? तो ये 1774 में बना। तो इस तरीके से आप लोग मिला लीजिएगा। 7 नंबर देख लीजिए कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। और कब किया था? तो ये किए थे 5 जनवरी 1784 को। 5 जनवरी 1784 को किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन करिए। कहिए, देखिए कह रहा है कि सही कथन बताइए कि चार्ल्स कॉर्नवालिस 1793 में भारत के गवर्नर जनरल थे। तो क्या चार्ल्स कॉर्नवालिस 1793 में भारत के गवर्नर जनरल थे? तो नहीं। बंगाल, ये कहाँ के थे? तो उस वक्त भारत के नहीं बोलिएगा 1793 में, बंगाल का बोलिएगा। भारत का जब बोलना हो तो 1833 के बाद भारत का बोलिएगा। कब बोलिएगा? 1833 के बाद भारत का बोलना है। ठीक है। और उनके कार्यकाल में ये यानी कि ये पहला तो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया? गलत हो गया। एक्चुअली देखिए यहाँ पे भारत को और बंगाल को दोनों एक ही मान लिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो ये दोनों दिया जा रहा है आंसर, कि इसमें से दो आंसर होगा, पहला और दूसरा। अब क्यों दिया जा रहा है पता नहीं, इसमें भारत और बंगाल को एक ही मान लिया गया है। लेकिन आप वहाँ ऑप्शन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर नन ऑफ दीज कहीं ना रहे, ऑल ऑफ दीज कहीं ना रहे, और आपको इस टाइप का आ जाएगा तो बंगाल और भारत को आप एक ले लीजिएगा। लेकिन अगर नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में हो तो आप उसको लीजिएगा। उनके कार्यकाल के दौरान सिविल सेवा की शुरुआत हुई। तो हाँ, कॉर्नवालिस के टाइम पे ही सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। करा ये यानी ये दोनों पॉइंट सही है। तीसरा गलत है कि इनके शासन काल के दौरान महलबारी प्रणाली लागू की गई। नहीं, महलबारी प्रणाली इनके द्वारा नहीं, बल्कि इनके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था। कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त। महलबारी प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लगाया गया था। किनके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। प्रथम कारखाना अधिनियम के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो असत्य कथन का चुनाव करिएगा। तो इसमें से प्रथम कारखाना अधिनियम से तीसरा कथन गलत है। कह रहा है कि ये लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में लागू किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में लागू किया गया था। इसमें माह में 4 छुट्टी का प्रावधान किया गया था। जब पहला कारखाना अधिनियम आया तो उस माह में 4 छुट्टी का प्रावधान किया गया था। और इसमें ये जो तीसरा गलत कर रहा है कि 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य से वर्जित किया गया। नहीं, 9 वर्ष से कम के नहीं, बल्कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य से वर्जित किया गया। इसमें एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि प्रत्येक दिन जब जितने लोग काम करने आते थे उनको प्रत्येक दिन 1 घंटे का जरूरी अवकाश देना था। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? तो वो सौंपी जेम्स रेनेल को। किसको सौंपी? जेम्स रेनेल को। और बंगाल क्षेत्र का मैप बनाया था। जेम्स रेनेल ने क्या किया था? तो बंगाल क्षेत्र का मैप बनाया था। ठीक है, बंगाल क्षेत्र का। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? तो जेम्स रेनेल को। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आप लोग को बताना है। दोस्तों लॉर्ड मिंटो सुमेलित नहीं है। करा कि लॉर्ड मिंटो के टाइम में विभाजन रद्द हुआ था, जो कि गलत है। ये विभाजन जो रद्द हुआ था वो हुआ था हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे विभाजन क्या हुआ था? रद्द हो गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? गलत है। और ये रद्द होने के लिए क्या, कब कब किस दिन हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। बाकी सब सही है कि लॉर्ड लिनलिथगो 1937 का प्रांतीय चुनाव, जो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे क्या हुआ था? तो 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ। और साइमन कमीशन भारत लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? किसके काल में? तो लॉर्ड इरविन के काल में। और असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ? किसके काल में हुआ? तो चेम्सफोर्ड के काल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे।
अभी क्या है कि इसमें सही कौन सुमेलित है ये बताने कह रहा है। तो बताइए बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1881 में आया था। ठीक है आया था। और ये किसके काल में? तो रिपन के काल में 1881 में रिपन होंगे 22 रिपन होंगे गवर्नर जनरल। और ये रिपन वाइसराय होगा 1881 में। 78 में लिटन होगा। ठीक है 1854 में डलहौजी होगा। 1854 में डलहौजी और 1854 में भी डलहौजी ही होगा। आप लोग ये याद कर लीजिए। तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन के काल में 1881 में आया। 1878 में लिटन के काल में भारतीय शस्त्र अधिनियम आया। और 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट डलहौजी के काल में आया। और 1856 में भी डलहौजी के काल में ही अवध का विलय हो गया। ठीक है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है इसके बारे में बताइए। तो देख लीजिए इसमें से असत्य कथन कौन है। कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिन। किस एक्ट से? तो 1833 के एक्ट से। कौन से एक्ट से? तो 1833 के एक्ट से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? कौन बने? तो विलियम बेंटिन बने। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। और ये किस एक्ट से? तो 1858 के एक्ट से। ठीक है और भारत का प्रथम वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बने। कौन बने? भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। और कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालचारी। ये गलत कर रहा है क्योंकि वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या बताइएगा? सी राजा गोपाल चारी। किसके बारे में बताइएगा? सी राजा गोपाल चारी। सी राजा गोपाल चारी होंगे। और इसी भारतीय गवर्नर जनरल को आगे चल के राष्ट्रपति बना दिया गया। मैंने गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया? राष्ट्रपति। तो बंगाल का गवर्नर सही क्रम में सजाइए। चलिए तो जो रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड था दोस्तों, आप सबका टाइम पीरियड बता देता हूँ फिर सही सही सजा लीजिएगा। 1757 से 1757 से 60 इनका टाइम पीरियड था रॉबर्ट क्लाइव का। मैं फिर से रॉबर्ट क्लाइव का दो टाइम पीरियड आप लोग को याद रखना है। एक को याद रखना है 1757 से 60 और दूसरा याद रख लेना है कि 1765 से 67। ठीक है और हॉलवेल को याद रखना है 1760 और बेरेलस्ट को याद रखना है 1765। और बेंसी टाट बने थे 1760 से 65 में। 1760 से 65 कौन बने? बेंसी टाट बने। और रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 1765 से 67 है। और हॉलवेल 1760, बेरेलस्ट 1765। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। सत्य कथन को पहचान करने का 15 क्वेश्चन नंबर में। तो देखिए सत्य कथन कौन है। इसमें से तीनों ही कथन सत्य है कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा गया? कि स्वर्ग से उतरा सेना नायक, क्योंकि ये कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली थी। बिल्कुल सही, क्योंकि इन्होंने जो उत्पात मचाया था 1765 से लेकर 67 तक। और फिर आप लोग को पता ही होगा 1700 कब से एक और मैंने याद करवाया था ना, वो कभी याद करवाया था 1757 में बने थे जब प्लासी का युद्ध हुआ था और 60 तक रहे थे। इन लोगों ने बहुत उत्पाद मचाया था। जब ब्रिटेन गए इन्होंने तो इनको बहुत भला बुरा कहा गया कि आप ऐसे किए वैसे किए। इसी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्लाइव के समय 1766 में श्वेत विद्रोह हुआ था। तो ये भी पॉइंट क्या है? सही है कि 1766 में क्या हुआ था? तो श्वेत विद्रोह हुआ था। और ये श्वेत विद्रोह हुआ था कि कोई अतिरिक्त लाभ ब्रिटिश सैनिक को नहीं मिले। क्लाइव के अकॉर्डिंग क्लाइव क्या कहता था? हुआ क्या कि 1765 से 17 में जब ये रहे तो उस वक्त पूरी तरीके से सत्ता हस्तांतरण एक तरीके से समझिए हो रहा था। भारत का सत्ता एक तरीके से समझिए ब्रिटिशों को सत्ता हस्तांतरण हो रहा था। और उस वक्त क्या कर रहे थे ब्रिटिश सैनिक? बहुत ज्यादा लूट खसोट मचा रहे थे। जो कुछ भी हो रहा था मिल रहा था, बहुत सारा लाभ हो रहा था। जो भी युद्ध लड़ा जा रहा था छोटे मोटे छोटे बड़े, उस युद्ध में जो कुछ भी लूटा जा रहा था सब सैनिक भी लूट रहे थे। और जैसे उपहार लेना वगैरह वगैरह सैनिकों को ले रहे थे। इसी को मना किया गया किनके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो श्वेत विद्रोह हो गया। श्वेत विद्रोह बेसिकली अंग्रेज सिपाही लोग नहीं किया था।
वारेन हेस्टिंग्स के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करें। तो वो क्या है असत्य कथन? वो है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैलूर नहीं है बल्कि मैसूर है, वो विलय कर लिया गया। नहीं, ये हुआ था चौथा में। कब हुआ था? चौथा में हुआ था। और वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे नहीं हुआ था, वारेन हेस्टिंग के जिस टाइम पे नहीं, बल्कि तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा हुआ था कार्नवालिस के टाइम पे। ठीक है, कार्नवालिस के टाइम पे। और ये मैलूर नहीं मैसूर होगा। मैसूर का विलय 1799 में बेली जली के टाइम पे हुआ था, सहायक संधि के तहत। और वारेन हेस्टिंग्स पे क्या हुआ कि इस पर भी महाभियोग चला था ब्रिटेन में, और रिंग फेंस की नीति का संचालन किया। तो वारेन हेस्टिंग्स संबंधित है रिंग फेंस की नीति के संचालन से। और मुगलों के पेंशन को बंद भी इसी ने करवाया था, मुगलों का पेंशन। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे के नेटवर्क के निर्माण की योजना इस उद्देश्य से बनाई थी। किस उद्देश्य से बनाई थी? तो वो उद्देश्य था कि भारत के हित में निर्यात के लिए कच्चे माल की आसानी से खरीद और निर्यात करना। भारत के हित में निर्यात के लिए कच्चे माल की आसानी से खरीद और निर्यात करना, ये था उसका उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य था कि ब्रिटिश पूंजी के लिए निवेश का एक लाभदायक चैनल प्रदान करना। बेसिकली क्या हुआ था कि उस वक्त ब्रिटेन लोगों ने के जो लोग थे बहुत पैसा कमा लिए थे इंडिया से लूट लूट के। तो उन लोग के बहुत बहुत ज़्यादा धनी हो गए थे, मैंने बहुत सारा धन हो गया था उन लोग को। अब उन लोग क्या सोच रहे थे कि इन धन को मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे और प्रॉफिट हो। तो उन्होंने डलहौजी ने सोचा कि क्यों ना एक रेलवे का प्लान बनाया जाए भारत में, और रेलवे में इन्वेस्ट करवाया जाए, और ये कह दिया जाए कि आपको 5% प्रॉफिट, चाहे ब्रिटिश रेलवे को घाटा हो या फायदा हो, लेकिन आपको 5% का डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। और इस वजह से सारा पैसा फिर से निवेश करवा लिया गया। इस तरीके से कहानी हुआ था। निम्नलिखित में किसने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो वो किनको नहीं दी जाएगी? वो कैनिंग ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो कैनिंग ने। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग 1902 से 3 का संबंध किस क्षेत्र से था? तब वो क्षेत्र था पुलिस रिफॉर्म से। इस क्षेत्र से था पुलिस रिफॉर्म से। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता को गठित आयोग 1902 से 1903 के संबंध किस क्षेत्र से था? पुलिस सुधार में। और पुलिस सुधार में बात किया गया था कि भ्रष्टाचार के लिए हुआ था। और सीआईडी और आईबी जो कि खुफिया विभाग है, तो घरेलू और मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात किया गया था इसमें। याद कैसे रखेंगे कि फ्रेजर रोड पुलिस सुधार के? देखिए पटना में आप लोग अगर रहते होंगे तो पता होगा कि यहाँ एक फ्रेजर रोड है, और उस फ्रेजर रोड में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगता है, और उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस होता है। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो वो हुआ था डफरिन के समय में। आप यहाँ डलहौजी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विस्तार यहाँ पे हुआ था डलहौजी के टाइम पे, लेकिन पूछ रहा है अंतिम प्रमुख विस्तार, तो डफरिन के टाइम पे। भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो वो जिम्मेदार था लॉर्ड रिपन। स्थानीय शासन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड रिपन। और एक ऑप्शन आएगा कार्टियस भी, तो अगर कोशिश करिएगा कि अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो कार्टियस लगाइएगा, लियोनल कार्टियस। लॉर्ड डफरिन, उसका भी क्वेश्चन आ ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लॉर्ड डफरिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करके आप लोग को बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कि कौन सा कथन सही है 22 नंबर में। इसमें से देखिएगा कि दोनों ही कथन लॉर्ड डफरिन से रिलेटेड सही है। पहला कह रहा है कि कांग्रेस का गठन उनके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो डफरिन के शासनकाल के दौरान कांग्रेस का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और उन्होंने ही कहा था, मैंने डफरिन ने ही क्या कहा था कि कांग्रेस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। क्यों बताया? क्योंकि पहला अधिवेशन में केवल 72 लोग ही आए थे। उपरोक्त में से बताना है आप लोग को कि कौन सा कथन सत्य है।
तो इसमें दो कथन दोस्तों सत्य है। पहला कह रहा है कि भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशा में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया। नहीं, दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, ये गलत बात है। कि भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं को सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। लेकिन श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं कार्य की दशाओं के जांच के लिए 1875 में एक आयोग गठित किया गया और 1881 में इस आयोग ने की सिफारिश पर भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। अब देखिए कह रहा है कि अब इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, देख लीजिए। स्थानीय शासन लिप्टन ने नहीं, हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि रिपन ने, और रिपन का समय काल था 1880 से लेके 1884। और सहायक गठबंधन, ये सही है, बेलीजली में, सहायक गठबंधन बेलीजली में। और बेलीजली का समय काल है दोस्तों कब से, 1798 में बने थे। और व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी, और डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से 56। डलहौजी का टाइम पीरियड कब तक है, तो 1848 से 56। और स्थायी बंदोबस्त का संबंध है कार्नवालिस से, जिनका टाइम पीरियड है 1793 में ये बने थे। तो 1793 में बने लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका संबंध अस्थायी बंदोबस्त से है, और व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से, जो 1848 से 56 के बीच में रहे। और सहायक गठबंधन लॉर्ड बेलीजीली के द्वारा किया गया, और वो 1798 में बने थे। और स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं, बल्कि रिपन के द्वारा, उनका समय काल 1880 से 84 था। और लिटन का समय काल, इसमें जो लिटन है, इनका समय काल 1776 से 80 था। कब से कब तक था, तो 1776 से 1780 था। 25 नंबर, मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना। वर्धा योजना 1937 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और विचार करने के बाद बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह योजना मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई। तो नहीं, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने नहीं किए थे, बल्कि जाकिर हुसैन ने किए थे। कौन किए थे, जाकिर हुसैन ने। फिर से स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना जो 1937 में आया था, उस योजना की अध्यक्षता वाली समिति अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो जाकिर हुसैन। तो पहला हो गया गलत। दूसरा देखिए, तो दूसरा कह रहा है सही है कि इस योजना की अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित था। ये मतलब जो मूलभूत शिक्षा का वर्धा योजना था, वो किस पे आधारित था, तो हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर था। और हरिजन पत्रिका कौन, हरिजन पत्र कौन जारी किए थे, तो गांधी जी। तो दूसरा पॉइंट तो क्या कहता है, सही हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है कि इस योजना के तहत 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। तो नहीं, आप याद रखिएगा 7 से लेके 7 गुना 14 वर्ष तक। कब से कब तक, 7 से लेके 7 गुना 14 वर्ष तक को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। वर्धा योजना जो था, मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में, उस योजना में 7 से 14 वर्ष तक के अनिवार्य शिक्षा की वकालत की गई। इसमें उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाने की बात की गई जहां मातृभाषा नहीं थी। इसमें क्या हुआ कि उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाने की बात की गई जहां वह मातृभाषा नहीं थी। तो ये पॉइंट सही था। लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, सत्य पूछ रहा है। तो ये उन्होंने बंगाल का विभाजन की घोषणा किया था, यही सत्य है। तो लॉर्ड कर्जन कर्जन से निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का घोषणा किया था। अब 27 नंबर देखिए, और इसको सीक्वेंस में सजाइए। किस लिए, तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित आयोगों व समितियों पर विचार किए गए हैं। तो देखिए इसको सजाइएगा, तो इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिए। ये देखिए, पहले वुड, वुड का मतलब जान लीजिए क्या होता है, लकड़ी। आप इतना तो याद करिए ना सकते हैं कि वुड का मतलब होता है लकड़ी। अब क्या होता है ना जी, कि आपको मान के चलिए बीपीएससी या छोटा बच्चा रहते होंगे, तो आप फेल कर जाते होंगे, तो आप घर आते होंगे, तो मम्मी या पापा आपको लकड़ी से पिटाई कर देते होंगे। तो बूट से आपको हो गया पिटाई, और फिर मम्मी लकड़ी से पीट देती थी, और जब पापा आते थे तो फिर हंटर से पीट देते थे।
पापा आते थे तो हंटर से पीट देते थे, जैसे देवदास में देखे थे, देवदास के जो देव थे शाहरुख खान, उनके पिताजी हंटर से पीट देते थे। अब क्या हुआ, बूट से पिटा गए, हंटर से भी पिटा गए। अब आ गए रोड पे आगे दौड़ के भागने लगे और किसी गर्ल्स में टकरा गए, मैंने दौड़ के भाग रहे थे और किसी लड़की में टकरा गए, और लड़की ने अपना सैंडल निकाली और आपको एक सैंडल थमा दी। तो मतलब पहले मम्मी से लकड़ी से पिटाए, फिर पापा से हैंटर से, फिर बाहर आए रोड पर तो उसने क्या किया कि सैंडल से पीट दी। अब क्या हुआ कि सैंडल से पिटाने के बाद फिर लोगों ने भीड़ इकट्ठा हो गया और सैंडल से आपकी कुटाई किया ही जा रहा था। फिर लोगों ने भीड़ ने आपको हटा दिया, मैंने वहां से हटा दिया कि चलो चलो भीड़ खाली करो, तो आपको हटा दिया गया, तो हो गया हाटों समिति। और लास्ट में बाद में क्या हुआ कि आपको बहुत गुस्सा आया और फिर सोचे कि अब ये लॉ एंड पुलिस को मतलब लॉ एंड लॉ को हमको अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है। और इसी वजह से आपने तैयारी किए बिहार दरोगा और उसमें सार्जेंट का नौकरी प्राप्त कर लिए, तो क्या हो गया, सार्जेंट योजना। तो इस तरीके से आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लें, वरना मैं क्या करता हूँ कि सारा का सारा डेट बता देता हूँ, डेट से भी याद कर सकते हैं। तो पहले पता चल गया, पहले मम्मी से बूट से पिटाए लकड़ी से, पापा आए हंटर से पीट दिए, रोड पे भाग के गए दौड़ते दौड़ते, लड़की से टकरा गए, सैंडल से पिटा गए, लोगों ने भीड़ इकट्ठा हो गया था, लोगों ने आप लोग को हटा दिया और फिर आपको बहुत गुस्सा आया। फिर आपने लॉ एंड क्या उसको बोलते हैं, तो आपने बढ़िया से मेंटेन करने के लिए आपने पढ़ाई किया और आप सर्जेंट बन गए, ठीक है। फिर सैंडलर आयोग आया था 1917 से 18 में, ठीक है। और हार्टूंग समिति आया था 1929 में, ठीक है। और बूट डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। और बूट डिस्पैच शिक्षा के लिए आया था, बूट डिस्पैच किस लिए आया था, शिक्षा के लिए। और ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, बूट डिस्पैच मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और ये प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था, ठीक है। अब हंटर कमीशन कब आया था, तो हंटर कमीशन आया था 1882 से 83 में। और हंटर कमीशन आया था प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड, किससे आया था, तो प्राथमिक शिक्षा से आया था। और सर्जेंट प्लान कब आया था, तो 1944 में आया था। सार्जेंट प्लान कब आया था, 1944 में। आप लोग दोनों तरीके से हमने ट्रिक आप लोग को बता दिया था। फिर से सजाने कह रहा है, पूछ रहा है कि तो रिपन का टाइम कार्ड थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 1880 से 84 होगा। और कर्जन का टाइम पीरियड अभी बता देता हूँ कि 1899 से 1905 होगा। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 1905। और थोड़ी देर पहले बताया गया था कि 1848 से 1856 तक डलहौजी का समय पीरियड था। और लिटन का मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था 1876 से 80। और कैनिंग का 1856 से 62। तो इतना पॉइंट याद करके सरिया लीजिएगा कि रिपन कब आए थे, तो 1880 में आए थे और 84 तक रहे थे। रिपन 1880 से 1884। और करजन 1899 से 1905। डलहौजी 1848 से 1856। और लिप्टन 1876 से 1880। कैनिंग 1856 से 62। 1902 में लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, जिसमें 2 भारतीय शामिल थे। वे कौन थे, तो वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी थे। सर सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी थे। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, जिसमें 2 भारतीय सदस्य शामिल थे। वे दोनों कौन थे, तो वो दोनों थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी थे। यहाँ पर एक पॉइंट और आप क्या याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन जो विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, इस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन थे, तो विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य थे थॉमस रैले। कौन थे, थॉमस रैले थे। हाँ, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि जो 1902 में जो लॉर्ड कर्जन आया, तो उसमें विश्वविद्यालय आयोग का जो नेतृत्व किए वो कौन किए, थॉमस रेले। कैसे याद करेंगे, देखिए जब कोई भी यूनिवर्सिटी होता है, मैंने विश्वविद्यालय होता है, तो क्या होता है, वहां पर बहुत भीड़ लग जाता है। और भीड़ लग जाता है तो एकदम पूरा लाइन बाय लाइन चलता है, तो उसको देखने से क्या लगता है कि रेल रेल के सब चल रहा है, रेल के चल रहा है, मैंने रैली की तरह चल रहा है। ये ऐसे भी कोरिलेट कर लें, तो जहां भी विश्वविद्यालय हुआ बहुत भीड़ होगा, तो रेल के लोग चलेगा। बटलर समिति जो 1927 का संबंध था, जो किस क्षेत्र से था, तो वो क्षेत्र कौन से था, तो दोस्तों वो था देसी
रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण। बटलर समिति जो 1927 में आया था, वो संबंधित था देसी रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है यूरोपीय लोगों को मुकदमे के बारे में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? यूरोपीय लोगों के मुकदमे के बारे में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। अगला, शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन गलत हैं ये बताइए। तो देख लीजिए, शिमला समझौता जो हुआ इसमें 35 भारतीय मुसलमान शामिल हुए थे। शिमला समझौता में सम्मेलन में कितने मुसलमान शामिल हुए थे? तो 35 प्रमुख भारतीय मुसलमान थे। तो पहला कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने की। तो हाँ जी, बिल्कुल, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने ही तो किया था शिमला समझौता का सम्मेलन का अध्यक्षता। कह रहा है कि इसको 1907 में आयोजित किया गया था। नहीं, इसको लॉर्ड मिंटो ने 1906 में आयोजित करवाया था। अब निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का पहचान करिए। तो इसमें से कोई भी कथन दोस्तों सत्य नहीं है, दोनों ही गलत है। पहला कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1880 में प्रकाशित किया जिसका नाम था द बंगाल गजट। ये वाला पॉइंट गलत कह रहा है। कह रहा है कि इसमें सही क्या हुआ कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1880 में नहीं बल्कि 1780 में प्रकाशित किया गया जिसका नाम द बंगाल गजट रखा। मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ कि क्या है कि भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया जो द बंगाल गजट के नाम से जाना गया। दूसरा कह रहा है कि सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1882 में इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। ये कब किया गया? तो 1782 में किया गया। सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1882 में इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर का देख लीजिए। तो उस गवर्नर जनरल का पहचान कीजिए जिस पर हत्या के इरादे से हमला किया गया था। तो देखते हैं कि किस पे हत्या का मामले पे हत्या के इरादे से हमला किया गया था। 34 नंबर इसमें किया गया था क्या कि दोस्तों कि लॉर्ड रीडिंग, इसमें जो आंसर होगा 2 होगा और 4 होगा। लॉर्ड मिंटो पर हमला किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग पे किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के बारे में तो हमने आप लोग को बताया था। दिल्ली दरबार में लगा था तो उस वक्त अपने आप को लॉर्ड हार्डिंग बता रहे थे कि यहाँ से हम ही शहंशाह हैं और वो अपने हाथियों से सवार होकर जा रहे थे। तो वहां पे बसंत कुमार विश्वास ने बम फोड़ दिया था। ये तो हमने आपको कहानी सुना ही दिया था लास्ट वीडियोज में। तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो को भी किया था। लॉर्ड मिंटो को मोहनलाल पांड्या ने हमला किया था। किसने किया था? मोहनलाल पांड्या ने हमला किया था। किसने? मोहनलाल पांड्या ने। ये हार्दिक पांड्या नहीं है, मोहनलाल पांड्या है। और इन दोनों के अलावा एक और हमला किया गया था जो सफल नहीं हुआ था लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इरविन पर इरविन जब ट्रेन से जा रहा था तो उस पर भी हमला किया गया था। तो 3 नाम याद रखिएगा गवर्नर जनरल का, एक इरविन, मिंटो और हार्डिंग, और एक याद रखिएगा मेयो, लॉर्ड मेयो को। इसके तो हत्या ही कर दिया गया था अंडमान निकोबार में। अब फिर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो मिलान करिए, जब मिलान करिएगा तो पाइएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा कि क्लाइव का मिलान हो जाएगा। क्लाइव संबंधित था बंगाल में दोहरी शासन सरकार से। क्लाइव बंगाल में क्या लगाया था? द्वैध शासन है, माने दोहरी सरकार। और बेंटिंग क्या किया था? तो विलियम बेंटिंग के टाइम पे मैकाले समिति आया था। और कब आया था? सॉरी, मैकाले समिति आया था। और ये कब आया था दोस्तों मैकाले समिति? तो 1835 में आया था जो कि बेंटिंग से संबंधित है। और क्लाइव में जो दोहरी सरकार लगा था वो 1765 में लगा था। ठीक है, 1765 में। और चार्ल्स मेटकॉक का संबंध प्रेस प्रतिबंध को हटाने से है। चार्ल्स मेटकॉक का संबंध किससे है? तो प्रेस प्रतिबंध हटाने से। और प्रेस का प्रतिबंध 1835 में हटाया गया था। कर्जन का संबंध है बंगाल विभाजन से। और बंगाल का विभाजन कब किया था? तो 1905 में। उस वायसराय का नाम बताना है जिसके कार्यकाल के दौरान संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक कदम के रूप में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। तब वो शुरू की गई लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे उस वायसराय का आपको नाम बताना है जिसके कार्यकाल के दौरान संवैधानिक सुधारों की दिशा में
एक कदम के रूप में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरू की गई, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये किस अधिनियम से? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से। लॉर्ड इरविन के संबंध में आप लोग को कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है। तो लॉर्ड इरविन के संबंध में देखिए ये तीनों ही पॉइंट सही है कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इसी समझौता के तहत इसको दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। उनके बाद लॉर्ड विलिंगटन पदभार संभाला। जी हाँ, इरविन के बाद जो पदभार संभाला वो कौन संभाला? तो विलिंगटन संभाला। ठीक है, विलिंगटन। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 38। 38 कह रहा है मिलान करने, तो इसके आंसर भी ए हो जाएंगे। तो लॉर्ड डलहौजी का किससे संबंधित है? तो व्यापगत का सिद्धांत से। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत के सिद्धांत से संबंधित है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध से संबंधित है। सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन को चुनने कह रहा है। दोस्तों इसमें से असत्य कथन यही है कि 1884 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नहीं, निरस्त तो किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा ही, लेकिन 1884 में नहीं बल्कि 1881 में। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1881 में रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। पहला सही कह रहा है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया। ठीक है, और जिला दंड नायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। और इसी के तहत जो अमृत बाजार पत्रिका है उसकी कार्यवाही से, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नलिखित वायसराय पर विचार करें और फिर सीक्वेंस करिए। चलिए, ये बहुत बार इसको बता दिया हूँ, आपकी बार तो बता दीजिए। देखिए, कर्जन का टाइम पीरियड याद रखिए 1899 से 1905। कर्जन का टाइम पीरियड क्या हो गया? 1899 से 1905। चेम्सफोर्ड का 1915 से 1922। चेम्सफोर्ड का 1915 से 1922। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का 1910 से लेके 1915 तक, 1910 से लेके 15 तक। और लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड है 1936 से 31। आप लोग इसको सजा लीजिएगा। विलिंगटन के वाइसराय, विलिंगटन के वाइसराय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो वो कौन सी घटना घटी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन घटी। क्या घटी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्योंकि क्रिप्स मिशन कब घटा था? तो 1942 में। तो लॉर्ड विलिंगटन, पहले तो ये जान लीजिए कि लॉर्ड विलिंगटन कब से कब तक बना था? तो 1931 से 36। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1940। इसके टाइम पीरियड में तो नहीं हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, इसके टाइम पीरियड में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ये भी नहीं हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में, ये भी नहीं हुआ था। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था शिक्षा प्रदान करने की भाषा से। शिक्षा प्रदान करने की भाषा से। ठीक है, इसमें विवाद ये हुआ कि स्थानीय भाषा में शिक्षा देना है या अंग्रेजी भाषा में। कुछ लोग कह रहे थे कि स्थानीय में, कुछ लोग कह रहे थे अंग्रेजी में। फाइनली अंग्रेजी की जीत हुआ। 43 मैकाले का स्मरण पत्र 1835 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का बारे में बताइए। तो इसमें से दोनों ही कथन सही है। मैकाले के स्मरण पत्र में कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की, पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जन साधारण तक सरकारी शिक्षाओं द्वारा पहुंचाना, इसे अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत यानी कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता था। इसमें कहा गया कि ऊपर में जो अमीर अमीर के वर्ग लोग हैं उनको शिक्षा दे दीजिए, फिर रिस के छोटे लोगों तक पहुंच जाएगा। यह है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। सी राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और गलत कथन के बारे में बताइए। इसमें से दूसरा कथन गलत है कि सी राजगोपालाचारी अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे बल्कि थे। और इनको जो मंत्रालय मिला था शिक्षा एवं कला मंत्रालय मिला था। शिक्षा एवं कला मंत्रालय किनको मिला था? तो श्री राजगोपालाचारी को
मिला था। और उन्होंने सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। तिलक ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये इनका पुस्तक का नाम था दोस्तों गीता रहस्य। क्या नाम था तिलक के पुस्तक का नाम? गीता रहस्य था। अब कह रहा है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिपाहियों के संबंध में क्या कौन सा कथन असत्य है? चार्ल्स डिस्पैच के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? जो देखना है इसमें से चार्ल्स डिस्पैच, एक मिनट मिल जाइए। हाँ, चार्ल्स वुड डिस्पैच में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें से डी ऑप्शन कह रहा है कि असत्य है। कौन सा असत्य है? डी ऑप्शन नहीं बल्कि सी ऑप्शन असत्य है चार्ल्स वुड में। इसने सरकारी तथा निजी संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया। तो ये पॉइंट गलत है। इसमें प्राइवेट पे नहीं माने निजी शिक्षण संस्थानों पे बल नहीं दिया था, बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की बात किया गया था। कहा गया था कि गवर्नमेंट स्कूल को ही धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया गया था। और बाकी सब पॉइंट सही है। चार्ल्स का वुड डिस्पैच इस सरकार द्वारा इसको जानते करते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और चार्ल्स वुड डिस्पैच में सरकार द्वारा जन साधारण की शिक्षा को उत्तरदायित्व स्वयं वहन करें ऐसा कहा गया था कि सरकार द्वारा जन साधारण की शिक्षा को उत्तरदायित्व स्वयं वहन करें। और दूसरा पॉइंट कहा गया था कि इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर का शिक्षा को माध्यम देसी भाषाओं को बनाने का सुझाव दिया था। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम क्या रखा था? अंग्रेजी। और स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाने का सुझाव दिया था। इसने स्त्री शिक्षा तथा वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किनके बीच हुआ? दिल्ली पैक्ट पे, तो ये दिल्ली पैक्ट पे हस्ताक्षर कब और किनके बीच हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच। दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर नेहरू और लियाकत अली के बीच में हुआ था। इसमें यह हुआ था कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हो गया था, तो इसमें इंडिया की तरफ कुछ मुसलमान रह गए थे और पाकिस्तान की तरफ कुछ हिंदू रह गए थे और अफरा तफरी का माहौल चल रहा था। तो इसी में इंडिया वाला मतलब ये पाकिस्तान को बोला कि आपके देश में जो हिंदू रहे हैं उसकी सिक्योरिटी का गारंटी आपका। और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान वाला बोला कि जो देश आपके देश में ही मुसलमान रह जाएंगे उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा आपका होगा। इस बात पे 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच में समझौता होता है और साइन होता है। 48 नंबर को मिलान करने कह रहा है, तो देखिए मिलाते हैं। इंडिया बिन्स फ्रीडम एक पुस्तक है जिस इंडिया बिन्स फ्रीडम क्या है? एक पुस्तक है जिसको कौन लिखे थे? तो वो लिखे थे अबुल कलाम आजाद। इंडिया बिन्स फ्रीडम को अबुल कलाम आजाद लिखे थे। और इंडिया डिवाइडेड कौन लिखे थे? तो राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड को कौन लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद। और यंग इंडिया को लिखे थे महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया को एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों को के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है मोहम्मद दास करमचंद गांधी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों से के अंग्रेजी अनुवाद से जुड़ा हुआ है? तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से मोहनदास करमचंद गांधी से जुड़ा हुआ है। और ये इसका हिंदी क्या होता है? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन जेल का गीत हिंदी में, जेल का गीत। ठीक है, जेल का गीत। वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया? तो वो किया गया तेज बहादुर सप्रू के अध्यक्षता में। तो वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया? तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। अब की बात सुमेलित करने कह रहा है, इसका सुमेलित सी हो जाएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिंद स्वराज लिखा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हिंद स्वराज। और महात्मा गांधी ए नेशन इन मेकिंग लिखे थे। ए नेशन इन मेकिंग महात्मा गांधी। और सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल लिखे थे। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस लिखे थे। और लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लिखे थे। लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लिखे थे। अब हम लोग देखेंगे 52 नंबर कि इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो सी आर दास ने। किसने? सी आर दास ने। बहु विवाह पुस्तक किसने लिखा? तो बहु विवाह पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
इसी बहुविवाह को बलि बहु सॉरी बहुविवाह या और एक और किताब था बलि विवाह। ये दोनों किताब किसने लिखा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अब अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है मिलान करिए। इसमें जो मिलान होगा वो होगा 2 3 1। बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरायन लिखे थे। देवी चौधरायन कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और दीनबंधु मित्रा क्या लिखे थे? नील दर्पण। दीनबंधु मित्रा नील दर्पण। और प्रेमचंद्र शतरंज का खिलाड़ी। प्रेमचंद्र क्या लिखे थे? शतरंज का खिलाड़ी। बंकिम चंद्र देवी चौधरायन और दीनबंधु मित्रा नील दर्पण। प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है। और ये बच गया चंद्रकांता। चंद्रकांता को किसने लिखा था? तो देवकी नंदन खत्री ने। देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। देवकी नंदन खत्री ने। ठीक है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एम एन राय की प्रवासी कम्युनिस्ट पत्रिका थी? तो वो कौन थी? तो वो थी वैनगार्ड। वैनगार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एम एन राय का प्रवासी कम्युनिस्ट पत्रिका थी? वैनगार्ड। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोड ढूंढें। तो वो है ओनली टू इसमें सही। कि प्रथम एंग्लो सिख लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में हुआ। तो ये बात सही है कि पहला जो सिख के साथ युद्ध होता है वो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पे होता है। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में हुई नहीं। रैयतवाड़ी का स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग्स 1800 रैयतवाड़ी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। हेस्टिंग्स के शासनकाल में कब हुआ था? 1820। विलियम बेंटिंक के संबंध में आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में बताना है। 57 में। तो सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 में। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। ठगी का दमन कब हुआ? 1830 में। 1833 का चार्टर अधिनियम कब आया? तो खुद ही 1833 में आया। और सिंध पर कब्जा कब हुआ? 1842 में एलन ब्रो के शासनकाल में। और शाश्वत मित्रता का सिद्धांत ये आया सिख के साथ आया। एक दूसरे के सीमा को सम्मान करना। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सही हो जाएगा? 5 हो जाएगा सही, 3 हो जाएगा सही, 2 और 1 सही हो जाएगा। सिंध पर कब्जा नहीं होगा विलियम बेंटिक के संबंध में। ठीक है। क्योंकि विलियम बेंटिक शाश्वत मित्रता का सिद्धांत भी विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान देख लीजिए। अब इलवर्ट बिल विवाद आपने लोग बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब इलवर्ट बिल विवाद जो है वो रिपन के टाइम पे हुआ था। रिपन के टाइम पे इलवर्ट बिल विवाद हुआ था। और श्वेत विद्रोह कब हुआ? कैनिंग के टाइम पे। श्वेत विद्रोह कैनिंग के टाइम पे। और कर्जन किचनर विवाद जो आया था ये हुआ था कर्जन के टाइम पे। और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के टाइम पे। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के टाइम पे। अब निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो इसमें से देख लीजिए सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। सी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? कह रहा है कि नवीन चंद्र दास का नाटक नवाब। कौन सा नाटक है? नवीन चंद्र दास का नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। नहीं, ये असल में नवाब जो था बंगाल के आधार पर नहीं था बल्कि एक नवाब का ही कहानी था। और ये नवाब का कहानी जो था वो उसमें एक नवाब को दिवालिया होने हो गया था उसी का कहानी है। बाकी सब सही है। कह रहा है कि नील दर्पण नील किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। तो ये पॉइंट सही है कि नील दर्पण नील किसानों किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। ये पॉइंट सही है। घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। तो ये भी बात सही है कि घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर। और उर्दू रंगमंच पारसी रंगमंच पर बहुत अधिक निर्भर था। उर्दू रंगमंच पारसी रंगमंच पर बहुत अधिक निर्भर था। तो ये पॉइंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके आप लोग को इसमें से सही कथन कौन है इसके बारे में बताने कह रहा है। दोस्तों इसमें दोनों ही कथन सही है कि 1934 में आचार्य नारायण देव कौन? आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश द्वारा कांग्रेस समाजवादी माने कांग्रेस इसका इंग्लिश में बोले तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। कब? 1934 में। और 1944 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा लगाया। 1944 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा लगाया। मतलब मुस्लिम लोग लीग वाले लोग कह रहे थे अंग्रेजों को कि बांटिए और छोड़िए, अब जाइए हम लोग मैनेज कर लेंगे। आप पुस्तकें देख लीजिए और एक तरफ लेखक हैं कौन जो देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कौन लिखे थे? तो वो लिखे थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लिखा था। और आनंद मठ को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा था। और श्री अरविंद घोष ने दिव्य जीवन, दिव्य जीवन का मतलब इंग्लिश में बोले तो लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन को किसने लिखा था? तो अरविंदो घोष ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने साधना किताब लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा किताब? साधना किताब लिखा था। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल प्रसाद ने। श्यामलाल प्रसाद ने झंडा गीत लिखा था। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह का लेखक है? तो वो है सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह का लेखक है? सरोजिनी नायडू। अब इसको बताइए मतलब कूट में माने मतलब सीक्वेंस में बताइए। चौरी चौरा आक्रोश आप लोग को पता होगा कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। मार्ले मिंटो सुधार 1909 को हुआ था। दांडी मार्च आप लोग को पता है 1930 में हुआ था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। अब आप लोग सरिया लीजिएगा। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। बेबल योजना, बेबल योजना दोस्तों 1945 में आया था। बेबल योजना 1945 में। नौसेना विद्रोह 1946 में 18 फरवरी को हुआ था। 18 फरवरी को हुआ था। और 1945 में 14 जून को बेबल योजना आया था। 14 जून को बेबल योजना। और शिमला समझौता भी 1945 में हुआ था, लेकिन 25 जून को हुआ था। शिमला समझौता 25 जून को। और IAN पे मुकदमा 1945 के नवंबर दिसंबर में हुआ था। नवंबर दिसंबर में। और ये मुकदमा 1946 तक चला। मई के 1946 तक चला। अब देखिए, एक तरफ वर्ष है, दूसरी तरफ घटना दिया गया है। तो हम लोग आइए इसको मिलान करते हैं कि 1775 में कौन सी घटना घटा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और 1780 में कौन सा घटना हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और 1824 में कौन सा घटना हुआ? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1838 में प्रथम अफगान आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। तो आप लोग याद कर लीजिए कि 1775 में क्या हुआ? तो 1775 में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पहला आंग्ल मराठा के साथ युद्ध हुआ। और 1780 में किसके साथ युद्ध हुआ? तो मैसूर के साथ हुआ। दूसरा मैसूर के साथ। और 1824 में बर्मा के साथ पहला युद्ध हुआ। बर्मा के साथ पहला युद्ध हुआ। और 1838 में अफगान के साथ पहला युद्ध हुआ। अब फिर से देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहा। तो अब की बार मिलान करिएगा तो होगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। और एक्सला पेल की संधि 1748 में। एक्सला पेल की संधि 1748 में। और ला बारडेनिस द्वारा मद्रास पे कब्जा ये हुआ था 1746 में। ला बारडेनिस द्वारा मद्रास पे कब्जा 1746 में। और डुप्लेक्स की बर्खास्तगी उन्हें डुप्ले को बर्खास्त कर दिया गया था 1754 में। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में सजाएं। तो देख लीजिए फिर से सजाने का रहा, यानी डेट की जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग को पता होगा बर्मा कुलर प्रेस एक्ट 1878। और सती प्रथा पर बैन 1829। और बूट्स डिस्पैच आया था 1854। और 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। बाकी सब तो आसान ही है सर, याद ही लीजिएगा। जब तक यह तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे। यह किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने। जब तक यह तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा हमें परेशान करेंगे, यह कहा था महात्मा गांधी ने। ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ने एक किताब है, ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस किताब को कौन लिखा था? तो लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? लुईस फिशर के द्वारा। फिर से आपको डेट का प्रश्न आ गया, तो देख लीजिए। आप लोग को बताया हूँ गांधी इरविन समझौता आप लोग को पूरा याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। और दिवाली घोषणा किया गया था 1929 में। दिवाली घोषणा 1929 में। और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट। अब देखिए फिर से राजेंद्र मिलान करने का रहा है, तो इसका मिलान करिए तो सी हो जाएगा।
राजेंद्र बोस लिखे हैं, ये तो गलत है ना, ये गलत है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम एट मिडनाइट, सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम एट मिडनाइट। और एस एन मुखर्जी नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एस एन मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी ने लिखा था नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था फ्रीडम एट मिडनाइट। न्यू लैम्प्स फॉर, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की एक श्रृंखला जो कि 1893 से 94 में आई थी, जिसमें कांग्रेस को सर्वाहारा वर्ग से दूर रहने की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो वो कौन थे? अरबिंदो घोष थे। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की एक श्रृंखला थी जो कि 1893 से 94 में आई थी, और जिसमें कांग्रेस के सर्वहारा वर्ग से दूर रहने की आलोचना की गई थी। तो इन लेखों के लेखक कौन थे? तो अरबिंदो घोष थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और फिर इस सही कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से सही कथन क्या हो जाएगा? पहला, कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित भारतीय जनमत समाचार पत्र, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र था जिसका नाम था भारतीय जनमत समाचार पत्र। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने ये नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी। अभी आपको बताए थे कि ये नेशन इन द मेकिंग ये लिखे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किन्होंने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा, क्या पूछ रहा है कि कथन कौन सही नहीं है? तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है कि 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध किया गया। तो ये बिल्कुल ही विरोध नहीं किया गया था, बल्कि परमिशन दिया गया था। क्या दिया गया था? परमिशन दिया गया था कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। ठीक है, बाकी ये सारा पॉइंट क्या है? सही है। देख लीजिए कि रॉलेट एक्ट ने जन आक्रोश की लहर पैदा की और जालियांवाला बाग हत्याकांड को जन्म दिया। हमने पहले के वीडियो में बताए थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को जन्म रॉलेट एक्ट ने ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में किया था। भगत सिंह ने HRSA, इसका HRSA का संस्थापकों में से एक थे, जिसकी संस्थापना 1928 में किया गया था। और उन्हें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75, द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए। ये मैं ऑलरेडी बता दिया था कि सर लियोनल कार्टियस को द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, द्वैध शासन के रूप में किनको जाना जाता है? तो लियोनल कार्टियस को 1919 में इन्होंने लागू किया था, लियोनल कार्टियस। अब पूछ रहा है कि नीचे दिए गए पुट में सही क्रम ज्ञात करें। तो आप लोग को पता है कि सी राजागोपालाचारी फार्मूला कब आया था? 1944 में। और ये किस लिए आया था ये भी मैंने बता दिया था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गया था। कांग्रेस, इंडिया का मतलब कांग्रेस और पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग, मतलब इन दोनों ने, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए और कांग्रेस ने इंडिया के लिए, दोनों में बीच विवाद हो गया। और उसी का तरीका सुधारने के लिए एक सी राजागोपालाचारी फार्मूला आया था 1944 में। और बेबल योजना आया था 1945 में। और माउंटबेटन योजना आया था 1947 में। और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो इस तरीके से आप लोग क्रम सजा लीजिएगा। तो क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, डी आएगा और सी आएगा। अब निम्नलिखित कथन पर विचार करने कह रहा है और जयप्रकाश नारायण के संबंध में सही कोड ज्ञात करने कह रहा है। उन्होंने जेल डायरी लिखा था? हाँ बिल्कुल लिखा था उन्होंने जेल डायरी। संघर्ष की ओर भी लिखा था। तो उन्होंने दो किताबें उनके बारे में याद रखिए, जयप्रकाश नारायण के बारे में दो किताबें याद रखिए। एक तो जेल डायरी याद रख लीजिए, जेल डायरी, और दूसरा याद रख लीजिए संघर्ष की ओर। जब भी कभी ये क्वेश्चन आए संघर्ष की ओर कौन लिखे तो बताइए जयप्रकाश नारायण। जेल डायरी जयप्रकाश नारायण। और इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बिहार के लोगों अगर हम बिहार के लोगों और उनकी सरकार के लीग नेताओं के हिंसा और असभ्य हमलों के सामने असुरक्षित छोड़ देते हैं तो यह हमारी भूल होगी। वर्ष 1946 में यह कथन किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। इन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने, सॉरी महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, सरदार पटेल ने कहा था। किन्होंने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और फिर इसको सीक्वेंस में सजाइए।
तो आप लोग को पता होगा कि गांधी अर्जुन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931। इतनी बार बताया होगा कि याद ही हो गया होगा। भगत सिंह को फांसी भी आप लोग को एकदम पूरा बढ़िया से याद हो गया होगा डेट के साथ। 23 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी याद हो गया होगा। 26 मार्च से 29 मार्च तक चला था। कब चला था? 26 मार्च से 29 मार्च तक चला था। ठीक है, और 1931 तक चला था। और चंद्रशेखर का आजाद आजाद का शहादत भी आप लोग को याद हो गया होगा, 27 फरवरी 1931। ये सब एक ही डेढ़ महीने की कहानी घटना है, तो आप लोग इसके अनुसार सजा लीजिएगा। अब कह रहा है कि बारदोली। बारदोली कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। चौड़ी चौड़ा। चौड़ी चौड़ा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। नवाखली महाराष्ट्र, सॉरी नवाखली महाराष्ट्र में नहीं है, नवखली पश्चिम बंगाल में है। यरवदा महाराष्ट्र में है। तो यरवदा का जेल आपने सुना ही होगा, महाराष्ट्र में। नवाखली पश्चिम बंगाल, बारदोली गुजरात, चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अब कह रहा है कि क्या चंपारण में राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे? तो क्यों नहीं थे? बिल्कुल थे। और अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या मुरारजी देसाई थे? तो बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे। और खेरा में भी वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये तीनों ही क्या कथन लग रहा है? सही लग रहा है। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद भी थे, और अहमदाबाद मिल मजदूर में मुरारजी देसाई भी थे, और खेरा में ये विद्रोह में वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि श्रम की मौजूद स्थितियों पर रिपोर्ट करना और सिफारिश करना। रिपोर्ट और श्रम की मौजूद स्थिति पे क्या करना था? रिपोर्ट जारी करना था। ठीक है, रिपोर्ट रिपोर्ट जारी करना था और सिफारिश जारी करना था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, अब कह रहे कि भारतीय नौसेना अधिनियम क्या 1927 में आया था क्या? इसमें से आप पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 को ही आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1933 में नहीं, 1932 में हुआ था। तो ये इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है शिमला सम्मेलन के समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे क्या? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे शिमला सम्मेलन में, बल्कि लॉर्ड बेवल थे। कौन थे? लॉर्ड बेवल थे इसके समय में। दूसरा कह रहा कि भारतीय नौसेना 1900 नौसेना विद्रोह 1946 तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी केवल 2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट सही है। और आप लोग को बहुत बार नौसेना विद्रोह के बारे में बताए थे कि 18 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक 7 दिनों के लिए चला था 1946 में। आईएनएस तलवार पे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला विश्वविद्यालय से सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में वैथुन महिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने लगा? तो वो जाना जाने लगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 1856 के में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू विश्वविद्यालय से सचिव के रूप में जुड़े थे, जिसे बाद में बैथुन महिला विद्यालय के रूप में जाना जाने लगा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देवबंद के उस नाम का नाम बताइए। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताना है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद से ही संबंधित थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को समझाएं। और ये तो अभी अभी मैंने बताया था 1946 में 25 फरवरी तक चला था। 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। अब तो एकदम याद हो गया होगा, सजा लीजिएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि लॉयल कमीशन 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देना। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है। लॉयल आयोग किस लिए आया था? वो 1880 के दुर्भिक्ष आयोग के रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देना। दूसरा भी सही कह रहा है कि शाही आयोग आया था कि नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं पर गठित हुआ था। शाही आयोग किस लिए हुआ था? तो नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं पर ये गठित हुआ था। और व्हिटले आयोग किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं के बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार व सुधार हेतु
सुधार हेतु, ठीक है। विटलीय आयोग ने किस लिए, तो भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु विटलीय आयोग आया था। और वुडहेड समिति किस लिए आया था, तो वुडहेड समिति दोस्तों आया था बंगाल 1929 में जो सॉरी, हाँ, वुडहेड समिति आया था, वुडहेड समिति ये आया था बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने के लिए। बंगाल दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने के लिए आया था। और ये जो देख रहे हैं कि कार्य, यानी ये गलत है, यानी यही ऑप्शन सही था। कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु मिशनरी शिक्षा का विकास हेतु ये आया था लिंडसे आयोग। कौन सा आयोग इसके लिए बना था, तो लिंडसे आयोग बना था। और ये बना था 1929 में। लिंडसे आयोग बना 1929 में, जो कि संबंधित था कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति सुधार हेतु मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु गठित हुआ था। अब पूछ रहा है 89 नंबर। 89 नंबर कह रहा है कि आप लोग को कौन सुमेलित है जो बताना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन, इसको चलाए थे अस्पृश्यता वाला महात्मा गांधी। और अखिल भारतीय किसान सभा को चलाए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और आत्मसम्मान के लिए ईवी रामा स्वामी नायकर थे। आत्मसम्मान के लिए कौन चलाए थे आंदोलन, ईवी रामा स्वामी नायकर। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग में सही है, तो इसमें सी आर दास को देशबंधु के रूप में जाना जाता है। सी आर दास को किस रूप में जाना जाता है, तो देशबंधु के रूप में। और विनोबा भावे को दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये पहले सत्याग्रह थे, दूसरे नहीं बल्कि पहले सत्याग्रह थे, ठीक है। और सी आर दास देशबंधु के रूप में जाने जाते हैं। और विलियम बेडरवन 1907 का कांग्रेस अध्यक्षता नहीं किए थे, बल्कि 1907 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे रास बिहारी बोस। कौन रहे थे, रास बिहारी बोस रहे थे, ठीक है। रास बिहारी बोस 1907 में कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किए, रास बिहारी बोस। और श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक नहीं हुए थे, क्योंकि ये इंडिया हाउस के तो संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लेकिन पेरिस में नहीं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे, तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अच्छा, अब निम्नलिखित घटनाओं को फिर से ये डेट है। लखनऊ समझौता न जाने मैंने कितनी बार बता दिया है, 1916 में। रॉलेट एक्ट मैंने बता दिया है, मार्च 1919 की घटना था, मार्च 1919 की घटना था। बंगाल विभाजन मैंने 1905 में ऑलरेडी बता दिया है। और द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में बताया है, 1919 में दिसंबर 1919 में द्वैध शासक की शुरुआत हुआ था, द्वैध शासन की शुरुआत आप लोग मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो देख लीजिए इसमें से डी पॉइंट जो है कि बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा की स्थापना किए थे, ये गलत है। असल में सत्य शोधक सभा रहे या सत्य शोधक समाज रहे, देखिए सत्य का जब जब भी शोध हुआ है तब तब ज्योति का फूल खिला है, ज्योतिबा फूले। सत्य का जब जब भी शोध हुआ है तब तब क्या हुआ है, ज्योति का फूल खिला है। तो बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज से नहीं जुड़े थे, बल्कि सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले से जुड़े थे। जमना लाल बजाज वर्धा में सत्याग्रह आश्रम थे, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम जमना लाल बजाज से जुड़ा हुआ है। और बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ है। और लाहौर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ है, लाला लाजपत राय से लाहौर में राष्ट्रीय विद्यालय जुड़ा हुआ है। और बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ है। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम जमना लाल बजाज से जुड़ा हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं, तो इसके जो आंसर होने वाले हैं वो होने वाले हैं 4 3 2 1। क्या आंसर होने वाला है, 4 3 2 1। मतलब 1883 में क्या हुआ था कि कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला सत्र हुआ था। 1883 में कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला सत्र हुआ। और 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का
गठन कब हुआ? तो 1927 में। और 1932 में व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा हुई। व्हाइट हाउस से सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1932 में हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम कब पारित किया गया? तब वो पारित किया गया 1900 में। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900 में पारित किया गया। अब कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो वो कौन सी घटना थी जो सबसे पहले घटित हुई? तो वो है कि दीनबंधु मित्र ने दर्पण लिखा। ये सबसे पहले घटना हुई क्योंकि 1860 में हुआ था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण कब लिखा? 1860 में। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ कब लिखा? 1770 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा से सफल होने वाले पहले भारतीय कब बने? तो वो बने 1863 में। तो आज आप लोग डेट फिर से बढ़िया से याद कर लीजिए कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की है और दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण 1860 में लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ 1770 में लिखा और सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा सफल होने वाले पहले भारतीय 1863 में बने। राज विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तब वो की गई थी सरदार पटेल के नेतृत्व में। राज विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में की गई। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है। तो देखिए सूरत स्प्लिट कब हुआ था? तो सा से सूरत, सा से 1907। ठीक है। इसका आंसर 4 3 2 1 होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? 4 3 2 1। यानी सूरत स्प्लिट कब हुआ? तो 1907 में। और सांप्रदायिक पुरस्कार सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा हुई 1932 में। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा हुई कब हुई? तो 1932 में। और सर्वदलीय सम्मेलन की घोषणा कब हुई? तो वो हुआ 1928 में। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया गया 1929 में। पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया गया 1929 में। अब निम्नलिखित घटनाओं को फिर से सही क्रम में समझाइए। तो जो तिलक का होम रूल लीग था तो मैं इतना बता देता हूँ 1916 में हुआ था। लेकिन आप लोग बताइए कि कब हुआ था? वो अप्रैल वाला हुआ था कि सितंबर वाला हुआ था? तो चलिए बता ही देते हैं कि ये अप्रैल वाला हुआ था पुणे के क्षेत्र में। और सितंबर वाला हुआ, अगस्त वाला हुआ था एनी बेसेंट ने मद्रास के तरफ। कामागाटा मारू घटना हुआ था 1914 को। कब हुआ था? 1914 को। महात्मा गांधी भारत में 1915 में आए थे। 9 जनवरी 1915 को। बाकी सब याद लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कारखाना अधिनियम के बारे में बोल रहा है। कारखाना अधिनियम 1911, 1922, 1934, 1944 के बारे में बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि उसका गवर्नर जनरल मिला बताइए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ पहले कि क्या होने वाला है। इसका जो आंसर होने वाला है वो 1 5 4 3 होने वाला है। मतलब कारखाना अधिनियम जो 1911 में आया था वो आया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे। आप लोग ये मत याद रखिए कि कारखाना अधिनियम 1911 का हुआ। बस खाली देखिए कि 1911 में कौन गवर्नर वाइसराय थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कारखाना अधिनियम 1922 में कौन थे? तो 1922 में जो थे दोस्तों लॉर्ड रीडिंग वाइसराय थे। 1922 में लॉर्ड रीडिंग थे। और 1934 में कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगटन थे। 1934 में लॉर्ड विलिंगटन थे। और 44 में कौन थे? तो लॉर्ड बेबल थे। देखिए पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 में। पहला कारखाना अधिनियम आया था और दूसरा आया था 1891 में। ये पहला कारखाना अधिनियम हुआ और ये दूसरा कारखाना आया। और फिर इसी तरीके से 1911 में आया, 1922 में आया, 1934 में आया और 1944 में आया। तो 1881 में कौन होंगे वाइसराय? रिपन होंगे। और 1891 में कौन थे? तो लैंस डॉन थे। कौन थे? लैंस डॉन थे। इतनी बात याद रखिएगा कि दूसरा जो 1891 का कारखाना अधिनियम आया था तो उसमें वाइसराय कौन थे? लैंस डॉन। 1881 में कौन थे? रिपन। 1911 में कौन थे? तो 1900 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1922 में कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। और 1934 में कौन थे? विलिंगटन थे। 44 में बेबल थे। आखिरी प्रश्न देख लीजिए। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का ही आखिरी प्रश्न है। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर सारे पॉइंट कवर हो गए दोस्तों। यहाँ पर मैं बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने जितना अपने यूट्यूब पे मटेरियल अपलोड किया है यह आपको मोर देन इनफ होगा।
होगा बीपीएससी 70 के लिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप कुछ भी मत पढ़ना। जितना मैंने इस प्रखर एमसीक्यू बैच के तहत 9 सेट डिस्कस किया है, 9 दिन का, मैंने 900 एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा फिर मैंने 360 प्रश्न मैंने डिस्कस किया है जो जुनून टेस्ट से होता है उसका, तो वो भी आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे। और इसके अलावा मैं आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि केजीएस का सिर्फ हिस्ट्री के लिए, केजीएस का मैंने केजीएस जो खान सर वाला चल रहा है हिस्ट्री का, उन्होंने प्रीवियस ईयर संकलित किया है एक जगह, मैं उसका भी वीडियो ला दूंगा। तो आप वो भी वीडियो 1000 के ऊपर का सभी सब्जेक्ट मिला के, मेन से मेडिवल मॉडर्न मिला के 1000 के ऊपर प्रश्न है। तो आप इतना लगा लीजिएगा, इसके बाद आप हिस्ट्री कहीं नहीं पढ़ना है। मैं पूरे डिटेल में पढ़ाया हूँ, है ना? तो आपको कहीं नहीं पढ़ना। मैं गारंटी देता हूँ कि जो यहाँ से जो हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में अगर 20 प्रश्न आएंगे तो आपसे 18 प्रश्न बनेगा। इस बात की मैं ले सकता हूँ गारंटी, क्योंकि यहाँ से ज्यादा कोई क्वेश्चन न है न कभी पूछा जाता है। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोग को डे 10 में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डे 10 में देखेंगे, ठीक है? डे 10 की कहानी जानेंगे। उसमें डे 10 में कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? इंडियन पॉलिटी मतलब, हाँ मैं एक बात और बता दूं कि इंडियन पॉलिटी का जो पीडीएफ मिला है सर से यहाँ से, मतलब मेरे एप्लीकेशन से, वो पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं और वीडियो में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है वो दोनों मिसमैच है, मैंने दोनों सेम नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि वीडियो का जो एक और पीडीएफ बनता है जो कि डायरेक्ट उन्हीं के द्वारा है, मैं एडिटोरियल के द्वारा ही दिया गया है, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर उसी फॉर्मेट में है और उसमें पीपीटी के फॉर्म में है। तो मैं उसी को डिस्कस कर दूंगा डे 10 के रूप में, ठीक है? तो आप लोग घबराइए नहीं, और डे 10 में उसको डिस्कस करने के बाद मैं आप लोग को फिर डे 11 से ओरिजिनल वीडियो में आ जाऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहें और मस्त रहें। अगर चैनल पे नए हो तो कमेंट सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।